चीन का तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन अथॉरिटीज हैं और उनके पास जो हाईटेक निगरानी नेटवर्क हैं वो हैं। इसके अलावा स्थानीय वैज्ञानिक टीम है जो इन झीलों पर लगातार नजर रखते हैं और उन्हें पहले से अलर्ट मिलता है। इस पूरी घटना को जरा आप ब्रीफ करिएगा। क्या चीन को अलर्ट मिला, उसने नजरअंदाज किया, या चीन ने इस पर ध्यान नहीं दिया? अलर्ट आया लेकिन उसने जरूरी नहीं समझा कि नेपाल को अलर्ट करे। मैडम, ये तो थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन से ही पता लगेगा। डिटेल में जब जाएंगे तो तब पता लगेगा कि ये क्या स्थिति है। लेकिन ये भी मैं मानता हूं कि हमको यहाँ पर जितनी भी ग्लेशियर लेक्स हैं उनको मॉनिटर करना चाहिए। लेकिन अगर मैं आपको धराली की घटना का उदाहरण दूं तो धराली के कैचमेंट पर, धराली का जो इंसिडेंट हुआ उसके कैचमेंट में तो कोई भी लेक नहीं थी। इसी तरह से जब ऋषिगंगा में फ्लड आया तो ऋषिगंगा के सोर्स पर भी कोई लेक नहीं थी, बल्कि वहां पर ग्लेशियर का एक बड़ा भाग टूट करके नीचे गिरा था। और धराली में भी लगभग इसी तरह की घटना घटी थी कि कोई ग्लेशियर का क्रिवास से कोई बड़ा आइस रॉक टूट करके नीचे आई, उसने इम्पाउंड किया ग्लेशियर में ही, उसने रोका, पानी को रोका और फिर वो पानी धीरे से नीचे की तरफ मोरेनिक मटेरियल को बहा के लाया। अब ये बात ठीक है कि चाइना का इसमें क्या रोल है, इस पर तो मैं ये कहूंगा कि अगर वहां पर इस तरह की कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज अगर चल रही हैं और उसके ब्लास्ट से या उनके एक्टिविटीज से इस तरह के ग्लेशियर का टूटना या लैंडस्लाइड का होना हो, तो ये एक इन्वेस्टिगेशन का एक प्रश्न है कि भाई इसको आगे देखा जाए कि ये क्यों हुआ और कैसे हुआ। और नेपाल का कहना अगर यह है कि हमको वार्निंग नहीं दी गई, क्या वहां पर चाइना वो कह रहे हैं कि हमें 45 मिनट देरी से वार्निंग मिली है, समय से नहीं तो मिली। अगर क्या चाइना को ये मालूम था कि ये यहाँ पर लैंडस्लाइड हो गया? अगर उनको मालूम था और उन्होंने सूचना नहीं दी तो ये एक प्रश्न है कि चाइना ने ये बहुत बड़ी गलती करी है और इससे नेपाल को काफी नुकसान हुआ है। नरेश पंत जी, क्या हमें त्रिपक्षीय सिस्टम की जरूरत है? चीन, नेपाल और भारत मिलकर क्रॉस बॉर्डर मैकेनिज्म पे काम करें और इस तरीके की घटनाओं को रोके आगे से? बिल्कुल, जरूर जरूर इसकी जरूरत है। मतलब साइंस, जैसे मैंने कहा, बाउंड्रीज नहीं जानता। मैं दो बातें और इसी में ऐड करना चाहूँगा क्विकली। एक कि जो हमारी हाई रिस्क लेक्स हैं उन पे काफ़ी फोकस है। हर स्टेट जो SDMA है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, वो उस पे फोकस करके काम कर रहे हैं। मैं जानता हूँ इस बात को, कई जगह पे रियल टाइम मॉनिटरिंग की पूरी कोशिश हो रही है और डाटा जनरेट हो रहा है। सो दैट इज समथिंग विच वी आर टेकिंग केयर ऑफ इन इंडिया। तीसरी बात मैं एक चीज और इसमें डालना चाहूंगा या कहना चाहूंगा जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि इस इवेंट से भी वो रिलेटेड है। पहली बात तो ये नेचुरल इवेंट्स है। ये डिजास्टर तब हो जाती है जब पॉपुलेशन को इससे इंटरेक्ट करती है। अदरवाइज ये आदिकाल से होती है। अगर हम कहें जियोलॉजिकल टाइम में तो ये होती है। सो इशू ये है कि कहीं हम इसमें कुछ कमी करते हैं। मगर इसमें सबसे बड़ा एडिशन जो होता है, आप देखिए तस्वीर जो साथ में दिखा रहे हैं, इसमें बहुत सारा सिल्ट और लूज मटेरियल है। वो लूज मटेरियल किस लिए है? क्योंकि जब हम छेड़छाड़ करते हैं उन चैनल से, कंस्ट्रक्शंस वगैरह करते हैं, तो हम उसको मैनेज नहीं करते, जो मटेरियल आता है जो लूज हो जाता है और वो बाद में एक तरह से नुकसान का कारण होता है। सो मुश्किल ये है कि हमें उस लूज मटेरियल, जिनको हम सेडिमेंट्स वगैरह कहते हैं, कई साइजेस के हैं, उसको मैप और मैनेज करने की जरूरत है, जिससे नुकसान डाउनस्ट्रीम में कम से कम। डॉक्टर अंजल, इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा? क्योंकि अब बिहार के 9 जिले हाई अलर्ट पर रखे गए हैं, उत्तर प्रदेश के 6 जिले हाई अलर्ट पर रखे गए हैं। भारत में इस त्रासदी का क्या असर होगा? ये देखिए, सबसे बड़ी बात तो आपने खुद कहा, जो 2 स्टेट्स हैं जो कि नेपाल से लगे हैं, जिनकी जो पानी है वो कंपाउंड विरासत है। जो पूरा गंगा यमुना का सिस्टम है जो कि उत्तर प्रदेश और नेपाल में के बहता है, उसका ये जो पानी है ये पूरा वहाँ चीन और नेपाल से ही पानी आता है, जो कि हमारे गंगा के प्रदेश जो है उसमें बहता है। तो जो कुछ भी अगर इसमें चेंजेस आते हैं अपस्ट्रीम में, उसका डाउनस्ट्रीम में बहुत बड़ा असर होता है। आपको पता है कि यूपी के कुछ जिले और बिहार के कुछ जिले
हमेशा डूब के जिले माने जाते हैं। कम से कम 20 से 40% उनके जो जगह है वो हर समय बाढ़ से प्रभावित रहते हैं। तो इसमें जो प्रीवियस स्पीकर्स ने हमें कहा है कि हमें बाढ़ का अगर नियंत्रण करना है तो हमें एक दूसरे से बात करनी होगी। हम कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन द्विपक्षीय वार्ता हो रही है, त्रिपक्षीय वार्ता हो रही है, लेकिन कोई कॉन्क्रीट सजेशन हमें निकल के नहीं दिख रहा है। एक तो वो बात हो गई। दूसरी की इस तरह की जो एक्सट्रीम इवेंट घटना है जिसमें एकदम टाइम बहुत कम मिलता है हमें, हम तो डाउन स्ट्रीम कंट्रीज हैं, तो उसमें हमें बहुत बहुत देखने की संभावना है कि किस तरह से हम अपना जो है अपने घर को ठीक से रख सके। और उसके लिए बहुत सारे जो हैं जो कि रिसीव विजडम है, बहुत सारा कि ऑलरेडी लिखा गया है। अब पॉलिसी एक्शन लेने की ज्यादा जरूरत है, वही वहां पे हम बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ये मेजर प्रॉब्लम है। लेकिन अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो हमने बाढ़ नियंत्रण पे काम बहुत किया है, लेकिन बिहार में और यूपी में कुछ जिलों में जो बाढ़ है वो पेरिनल है, वो आता है, पूरा पानी नेपाल से आता है। जो नेपाल में डैम है वो भी इंडियन इंजीनियर्स, डैम भी नहीं है, वो एक बैराज है जो कि इंडियन इंजीनियर्स कंट्रोल करते हैं खाली कोसी रिवर पे। तो इस पे बहुत बड़ी ये में काम करने की जरूरत है। और ये वेकअप कॉल है, ये जो इवेंट है ये वेकअप कॉल है। ये मीडिया इवेंट नहीं होना चाहिए कि 2 दिन के बाद में हम दूसरी बात पे चले। हमें इस पे कॉन्क्रीट काम करने की जरूरत है। बिल्कुल, ये बहुत अहम है कि इसमें कोई कॉन्क्रीट कदम हमें उठाने होंगे। डॉक्टर डी चौनियाल, इंफ्रास्ट्रक्चर और वाइब्रेशन थ्योरी जो चल रही है उस पर भी बात करनी जरूरी है। बताइएगा ये कैसे काम करते हैं, और जब कंस्ट्रक्शन होता है तो हाई एल्टीट्यूड स्लोप्स में कैसे दरारें आती हैं, कैसे असंतुलन पैदा होता है और फिर इस तरीके की घटनाएं होने शुरू हो जाती हैं। देखिए मैडम जी, हिमालय एक बहुत ही संवेदनशील पर्वत है और यहाँ पर सेंसिटिव बहुत एरिया है। यहाँ की चट्टानें बहुत ही वल्नरेबल हैं। यहाँ पर अगर आप हिमालय को देखेंगे तो हिमालय में इस तरह की एक्टिविटी होना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, ये होती ही रहेंगी। ग्लेशियर हो, लैंडस्लाइड हो, टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स हो, ये तो यहाँ होती आती रहती हैं। अब प्रश्न ये है कि जब इस तरह की एक्टिविटीज होंगी, कभी इनका पता, अब ग्लेशियर लेक का तो हम मॉनिटरिंग कर लेंगे, लेकिन लैंडस्लाइड को हम मॉनिटरिंग नहीं कर पाते कि वो कहाँ पर होगा कहाँ नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति के लिए थोड़ा सा हमको ये ध्यान देना पड़ेगा मैडम कि जो नदी का एरिया है, जो नदी ने अभी ये घेरा है, वो नदी के जो फ्लड प्लेन है उन पर लोगों को न बसाया जाए। जब नदी पर हम डैम बनाते हैं, नदी के किनारे पर बसते हैं, पुल बनाते हैं, तब हम कहते हैं यह विकास है, और जब नदी अपना स्थान लेती है तब हम ये कहते हैं ये विनाश है। तो ऐसा थोड़ा सा इस बात से भी बचना हमको चाहिए कि नदी के किनारे फ्लड प्लेन और ओल्ड फ्लड प्लेन भी दो, एक एक्टिव फ्लड प्लेन है, एक ओल्ड फ्लड प्लेन है। तो ओल्ड फ्लड प्लेन को भी पर भी हमको नहीं बसना चाहिए, और ऐसे स्थानों पर हमको नहीं बसना चाहिए या बसाना चाहिए जिससे कि जिससे कि हम डिसास्टर को बचा सकते हैं, जो हैजार्ड तक ही सीमित हो, डिसास्टर ना हो, ऐसा मेरा मानना है। इसके साथ साथ आप ये कह रहे थे कि यहाँ पर अब जैसे अर्थक्वेक की क्रिया है, भूकंप की क्रिया है, पंत जी ने भी इसको बताया कि अब अर्थक्वेक कब आएगा, अर्थक्वेक कब होगा, कब नहीं होगा, यहाँ पर टेक्टोनिक एक्टिविटी किस प्रकार से कार्य करेंगी, ये तो एक बहुत बड़ा विषय है। इस पर तो बात करना तो अलग पॉइंट बन जाता है जी। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए इतना जरूर है कि चाइना और नेपाल के बीच में ये थोड़ा सा तालमेल अगर बैठ जाता तो संभवतः इस तरह की त्रासदी से हम बच सकते थे। जी।